हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आपको पता है हम केवीएस पीआरटी के लिए टेस्ट सीरीज जो है डिस्कस कर रही है। सीरीज काफ़ी लंबी चलने वाली है और अभी जो हमारा सेक्शन कंप्लीट होने वाला है वो है आपका ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज का। हम आज सेट जो है एम डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाली है और आपको पता है ना, मैथ की भी जो है सीरीज स्टार्ट जल्दी आज का भी है। आपको पहला वीडियो मिल चुका होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देखिएगा चैनल पर। ये आप बुक देख पा रहे होंगे इसमें, जिसमें 20 टेस्ट आपको दिए गए हैं। न्यू पैटर्न पर टू सारे टेस्ट आधारित हैं। ठीक है, जो केवीएस पीआरटी का एग्जाम होता है। और इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मिल जाएगा। और अगर आप बुक मंगाना चाहते हैं तो अमेजोन का लिंक भी दिया है, वहां से जाकर बुक परचेज कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन को, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और बताएं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, एक जीवमंडल रिजर्व के भीतर वन्य जीव अभ्यारण्य हो सकता है। दूसरा है, किसी विशेष क्षेत्र के पौधों को सामूहिक रूप से जीवों के रूप में जाना जा सकता है। तीसरा दिया है, वनों की कटाई मिट्टी की होल्डिंग क्षमता में वृद्धि की ओर ले जाती है। और चौथा दिया है, बाइसन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक स्थानिक जीव है। बताइए क्या उत्तर सही है इसका। तो देखिए, इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका 2 है। ए और डी जो सही है कि बाइसन जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। और ए वाला कि एक जो है जैव मंडल रिजर्व के भीतर एक वन्य जीव अभ्यारण्य हो सकता है, यानी कि एक जो है बायोस्फीयर रिजर्व है उसके भीतर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। एक नहीं, कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां हो सकती हैं। इसका उदाहरण है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें लगभग 6 से 7 जो है क्या है, पूरी जो है ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दो हैं आपके सही। बाकी जो ये पौधों को सामूहिक रूप से हम सजीव का दर्जा नहीं दे सकते हैं। साथ ही वनों को काटने से पानी की होल्डिंग क्षमता में वृद्धि नहीं होती है और बल्कि ये कम हो जाती है। चलिए, 132वां प्रश्न है कि मृदा में जो खनिज का प्रमुख स्रोत है क्या है। जनक, यानी कि जनक सेल जिससे मृदा बनती है, पादप हैं, जंतु हैं या जीवाणु बैक्टीरिया। बताइए। तो जो इसका रीजन है, इसका प्रमुख स्रोत है वो क्या होता है, जनक सेल जिसमें मृदा बनती है। आपने देखा होगा मृदा कैसे बनती है। मान लीजिए कोई चट्टाने हैं, बारिश हो रही है, इनसे पानी टकरा कर आता है तो इनके जो छोटे छोटे कण हैं ये झरने लगते हैं पत्थरों। तो ये क्या है, भारी जो है न्यूट्रिशन इनमें होता है, तो ये जो है मृदा में मिलते जाते हैं। धीरे धीरे एक अच्छी मृदा का जो है निर्माण हो जाता है। तो इसका जो है एक प्रमुख स्रोत ये होते हैं। चलिए, 133वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोगजनक काला आजार का कारण होता है। एस्करिस, ट्रेपनोसोमा, लेशमेनिया या बैक्टीरिया। बात करें हम काला आजार, काला आजार क्या होता है, एक आपका एक ये मक्खी से फैलता है, जिसे हम सेंट फ्लाई मच्छी भी कहते हैं। ठीक है ना। और बालू वाली जगहों पर जो है ये मच्छी पाई जाती है, यानी कि मक्खी कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ बालू वाली जगह होती हैं। ठीक है ना। इससे होते क्या है, ये बेसिकली ज्यादातर जो है काला आजार जिसे हम कहते हैं, ये होता है आपका लेशमेनिया, जो बालू में मक्खी के पास ये पाया जाता है। ठीक है ना। और इससे क्या होता है, आपकी जो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो है, यहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है ना, आरबीसी होती हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, इसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, इस पर असर काफी डालता है और साथ ही इससे एनीमिया भी हो जाता है। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी। ठीक है, खून की कमी जो है कालाजार में होने लगती है। चलिए, अगला प्रश्न है 134वां की सही प्रकथन चुनिए। सूर्य को ऊर्जा के अच्छा यानी कि असीम स्रोत के रूप में लिया जाता है। दूसरा दिया है, पृथ्वी के भीतर जीवाश्म ईंधनों के अनंत असीमित भंडार है। तीसरा है, जल तथा पवन शक्ति संयंत्र प्रदूषण ना फैलाने वाली ऊर्जा स्रोत है। और चौथा दिया गया, नाभिकीय शक्ति संयंत्रों के अवशिष्टों का निपटारा आसानी से किया जा सकता है। बताइए उत्तर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है कि जो है सूर्य को हम एक असीम ऊर्जा के स्रोत में ले सकते हैं, जबकि पृथ्वी के भीतर अधिक अनंत जो है ये नहीं है, जीवाश्म एक लिमिट में। जल तथा पवन शक्ति संयुक्त ऊर्जा फैलाने का ऊर्जा स्रोत है, ना फैलाने। बिल्कुल ऊर्जा फैलाई जाती है तो ये भी गलत है, यानी कि जो प्रदूषण होता है वो फैला जाता है। नाभ की शक्ति संयंत्रों के अवशिष्टों का निपटारा आसानी से किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है आसानी से। काफी इसको सोचना पड़ता है कि इसका जो प्रोडक्ट बचा है हम उसे कहाँ ठिकाने लगाएं। ठीक है, प्रश्न अच्छे हैं दोस्तों, वीडियो लाइक करिएगा। 135वां प्रश्न है कि नीचे दी गई आहार श्रृंखला में से यदि हिरन को निकाल दिया जाए तो क्या होगा। घास को हिरन खा रहा है, हिरन को बाघ खा रहा है, हिरन को हमने क्या कर दिया, भगा दिया, अलग कर दिया। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, बाघ समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, घास समष्टि घट जाएगी, या बाघ घास खाने लगेंगे
या बाघ समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी? बताइए क्या होगा। तो देखिए अब क्या होगा, देखिए बताते हैं। आपने घास, हिरन और बाघ, हिरन को अलग कर दिया, क्या होगा, घास को कोई खाएगा? नहीं खाएगा। इसके हिसाब से चलना है प्रश्न के। घास बढ़ गई, ठीक ना, घास क्या हो रहा है, बढ़ रही है। अब क्या होगा, बाघ, बाघ घास तो खाएगा नहीं, ठीक है ना, खाएगा तो मांस ही, तो ये क्या होगा, भूखा मर जाएगा, इसकी संख्या कम हो जाएगी। तो बाघ समष्टि में वृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं होगी। घास समष्टि घट जाएगी, घास तो बढ़ेगी। बाघ घास खाने लगेंगे? नहीं खाएंगे। तो बाघ समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में जो है वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए 136वां प्रश्न है कि गलत कथन चुनिए। गलत कथन को आपको बताना है कि वनों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। दूसरा है वनों में अपेक्षाकृत अधिक पादप जैव विविधता पाई जाती है। तीसरा है वनों में मृदा संरक्षण नहीं होता है। और चौथा दिया गया है वनों में जल संरक्षण होता है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा कि गलत कथन को चुनना है। तो वनों से जल संरक्षण होता है क्या? बिल्कुल होता है। वन लगेंगे, जल संरक्षण उनसे कर पाते हैं, बाढ़ आड़ कम आती हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए वनों में मृदा संरक्षण नहीं होता है, क्या ऐसा है? वनों में मृदा संरक्षण नहीं होता है। और दूसरा दिया गया है आपका कि 136, तो वनों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, तो आपका ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, वनों में अपेक्षाकृत अधिक पादप जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, ये दिया गया। और वनों में मृदा संरक्षण नहीं होता है, तो वनों में मृदा का संरक्षण नहीं होता है। तो ये इसमें आपका ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, बी हो सकता है या सी। तो देखिए वनों में जो है अपेक्षाकृत अधिक पादप जैव विविधता पाई जाती है, ये उत्तर जो है आपका सही होगा, क्योंकि ये कथन गलत है, इसको हम टिक करते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो सबसे ज्यादा जैव विविधता है वो वन में पाई जाए। कहीं क्या होता है, आपके जंगल भी कम होते हैं लेकिन जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी कहीं अधिक पाई जाती है। तो ऐसा कई जगह देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका वो गलत है और हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए 137वां प्रश्न है कि जंगल जो लार्ज एरिया यानी कि जंगल जीवन पौधे और पशु संस्थानों के संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि के बड़े क्षेत्र और क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन के रूप में जाना जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए इनके साथ जो है आदिवासी रह रहे हैं, तो ऐसा एक ही जगह होता है कि बायोडायवर्सिटी जो हॉटस्पॉट होते हैं वो आपके जैव विविधता और हॉटस्पॉट कहलाते हैं। ठीक है, एक अभी कंडीशन क्या बनी थी, करंट का इशू है, तो उसमें क्या हुआ था कि जो आदिवासी जंगल में रह रहे थे, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने उन्हें क्या कह के भगाने का प्रयास किया कि आप लोगों को ये जो है मतलब आप लोगों को जानवर खतरा पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको ये एरिया छोड़ना पड़ेगा। तो वहां की जो आदिवासी ने क्या कहा उनसे कि भाई हमें तो आज तक किसी जानवर ने नहीं खाया, बल्कि वो तो क्या करते हैं, जानवरों की हेल्प करते हैं। अगर कोई जानवर कट जाता है यानी कि उसको लग जाती है तो उसकी वो सहायता करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे यहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है वो कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 138वां की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला राज्य क्या है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव या आपका जो है अंडमान निकोबार। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर जो है वो लक्षद्वीप, सबसे कम जो है ग्रामीण आबादी जो है थी वो कहाँ थी आपकी, लक्षद्वीप यानी कि यूनियन टेरिटरी में रही थी। ठीक है ना, इसके बाद अगर आपसे स्टेट पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में थी, तो यूपी में थी। चलिए आगे है 139 के विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताइए। 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून और 22 मई। तो हर एक कैंडिडेट को ये प्रश्न का उत्तर आना चाहिए कि 5 जून को हम जो है नेशनल यानी सॉरी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके बारे में देखिए 1972 में आपका एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम स्कॉट होम सम्मेलन भी कहते हैं, स्कॉट होम सम्मेलन। ठीक है, इसे कहा जाता है। इसमें हुआ क्या था, इसके बाद एक जो संस्था है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो एक संस्था बनी थी जिसका हेडक्वार्टर आपका जो है कहाँ है, नैरोबी में है, जो केन्या में आता है। ठीक है ना, और इसमें इसी में ये निर्णय लिया गया था हम जो है एनवायरनमेंट डे मनाएंगे 5 जून को। तो कब मनाया गया था, फर्स्ट आपका मनाया गया था 1974, 5 जून। 5 जून 1974 को पहला एनवायरनमेंट डे मनाया गया था। कहाँ सेलिब्रेट हुआ था, यूएस में सेलिब्रेट हुआ था। और इसकी जो थीम पूछी जाए अगर आपसे कि पहले की थीम क्या थी, तो वो थी अवर वन अर्थ, यानी कि हमारी एक पृथ्वी जो है इसकी
थीम रही थी, ठीक है ना। और 2020 में जो मनाया गया उसकी थीम क्या रखी थी, तो उसकी थी आपकी बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता जो है इसकी थीम थी, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए 140वां प्रश्न है आपका कि पर्यावरण की सुरक्षा का समर्थन करने के लिए जो है दक्षिण एशिया की सरकारों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है, SUNEP, ACEP, UNEP या SACEP। तो देखिए जो संस्था बनी है वो बनी है किसकी, दक्षिण एशिया की पूछी गई है, तो आपसे तुरंत लगा सकते थे साउथ एशियन, ऐसे पढ़ के भी लगा सकते थे। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है, साउथ एशिया कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है और ये 1982 में संस्था बन के तैयार हो गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 141वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पारित किया गया, अनुच्छेद 253, आर्टिकल 235, आर्टिकल 353 या आर्टिकल 335। तो देखिए आर्टिकल है आपका एक जो है वो 253, अनुच्छेद 253 क्या कहता है कि आप कोई भी नेशनल इंटरनेशनल संधि कर सकते हैं, एक कोई करार भी कर सकते हैं, ठीक है ना, राजीनामा जिसे कहते हैं, या आप कोई विधि नया कानून बनाने के लिए जो है तैयार रह सकते हैं इस अनुच्छेद के द्वारा। तो ये क्या है, एक अधिनियम है, तो ये जो है आपका अनुच्छेद 253 के तहत जो है बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का 5 साल की योजना का मुख्य फोकस कहता है, यानी कि जो पहली 5 वर्षीय योजनाएं थी, यानी कि जो 5 साल की योजना जिसे हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो है क्या था, भारत की जो 5 साल की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, देश की कृषि विकास, देश का औद्योगिक विकास, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता या स्थिर विकास और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि। तो बताइए जो आपकी 5 ईयर प्लान्स लाए गए थे वो उसका फोकस मेन किया था, तो मेन जो था 142 का वो था आपका ऑप्शन नंबर 4 कि स्थिर विकास और आत्मनिर्भरता की हमें जो है उपलब्धि करनी थी, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। चलिए अगला है 143वां प्रश्न है कि ESCAP एसकैप का जो है पूरा नाम क्या होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इंडेंजर्ड स्पीसीज कमीशन ऑफ फॉर एशिया एंड पैसिफिक या इंडेंजर्ड स्पीसीज कन्वेंशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, और चौथा दिया गया है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया और जो है आपका पैसिफिक, इसे हम हिंदी में जो कहते हैं वो कहते हैं एशिया और प्रशांत हेतु, एशिया और प्रशांत हेतु, ठीक है ना। हेतु मतलब क्या होता है, के लिए, हेतु संयुक्त राष्ट्र का जो है आर्थिक और सामाजिक आयोग, आर्थिक और सामाजिक आयोग, ये आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं अगर आपको जो है इंग्लिश में समस्या होती है। 1947 में ये आपका अस्तित्व में आया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, यानी कि भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, गुजरात में, केरल में, MP में या कर्नाटक। तो बात की गई है भद्रा की, तो ये पड़ती है आपकी कर्नाटक में, ठीक है ना। कर्नाटक में आपको और भी जो है याद रखनी है, जैसे आपका भीमागढ़ हो गया, रानी बेन्नूर हो गया, ठीक है ना, भद्रा हमने पढ़ी लिया है, ठीक है ना। और इसके बाद डांडेली हो गया, आपके बाद घाट प्रभा हो गया, घाट प्रभा के बाद आप लगा सकते हैं और ब्रह्मगिरी हो गया, ठीक है ना, और एक मूकाम्बिका हो गया। तो ये आपकी सारी कर्नाटक में। बात करेंगे हम गुजरात की, तो गुजरात में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। देखिए नल सरोवर आप याद रख सकते हैं, नल सरोवर पूछा जाता है, गिरनार पूछा जाता है, बरदा पूछा जाता है, उसके बाद पूछा जाता है जो आपसे वो है आप सकते हैं सरोवर, सरोवर और चिंकारा, चिंकारा पूछी जाती है। बात करें MP की, तो MP में भी काफी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई हैं। तो MP में जो है आप कम से कम जो है हम आपको बताते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखिएगा। जैसे आपका है घाटी गांव, ठीक है ना, कूनो हो, केन घड़ियाल हो गया, और करेरा हो गया, करेरा कई बार पूछा जाता है। करेरा के बाद पेंच हो गया, पचमढ़ी हो गया, और आपका हो गया चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पन्ना हो जाता है, सोन हो जाता है, ठीक है ना,
संजय दुगरी हो जाता है, पानीपत भी यहीं पर है, और इसके बाद आप रखेंगे कूनो। कूनो भी आपका एमपी में पड़ता है, ठीक है ना। और केरल में एक याद रखिएगा, पेरियार। चलिए अगला प्रश्न है 145 के 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाराष्ट्र के किस ने लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, वीर सैलिंगम पंतलु, ज्योतिबा फुले या ताराबाई शिंदे? तो देखिए ये जो है 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में किसने किया था? महाराष्ट्र का संबंध किससे है? ज्योतिबा फुले जी से। और इनकी एक पुस्तक भी है जो काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, वो है गुलाम गिरी, ठीक है ना। गुलाम गिरी बुक इन्होंने लिखी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहे हैं प्रश्न तो लाइक भी करिएगा। चलिए, पसंद आने की बात नहीं है, क्योंकि पेपर पसंद से नापसंद से नहीं बनता है, हमें एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। चलिए 140वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है? बिल्कुल होती है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं? बिल्कुल होती हैं। चौथा है, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है? तो ये ऑप्शन गलत होगा, और हमसे यही पूछा गया है कि गलत बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्योंकि लोकतंत्र में हम प्रश्न उठा सकते हैं, आप देखते होंगे कोई भी नेता है, कोई भी आम पब्लिक प्रश्न चिन्ह उठाती है, आप अपनी पसंद का नेता चुनते हैं। आपने चुना विधायक, तो आप सीएम को चुन रहे हैं। आपने चुना मतलब सांसद, तो आप पीएम को चुनाव करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप ही से चुनकर तो बनते हैं वो। चलिए अगला है 147, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है? तो लोकप्रिय है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या पंजाब? तो देखिए ये आज से प्रसिद्ध नहीं हुआ, ये 16वीं शताब्दी से प्रसिद्ध रहा है। तो ये, और ये है आपका आंध्र प्रदेश, जो अपनी कलमकारी के लिए जाना जाता है। चलिए 148वां प्रश्न है कि निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? गौड़, माला, झरुलर, भील या भोटिया? तो देखिए बात करेंगे हम जनजाति की, तो ये आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यानी कि जो भोटिया जनजाति है, ये आपकी यूपी और उत्तराखंड में पड़ती है। तो यहाँ पर यूपी तो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, पूछा गया है उत्तराखंड में, तो भोटिया आप लगा सकते हैं। बात करेंगे हम गौड़ जनजाति की, तो गौड़ जनजाति काफी पाई जाती है यूपी में, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, एमपी में भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत, और आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। यूपी में भी गौड़ जनजाति देखने को मिलेगी। इसके बाद आप कर्नाटक में देख सकते हैं, ऐसे तमिलनाडु में देख सकते हैं, और पश्चिम बंगाल में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आंध्र प्रदेश, यहाँ आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, नॉट अरुणाचल। चलिए भील जनजाति की बात करें, तो ये आपको ज्यादातर गुजरात में देखने को मिलेगी, और एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में। और माला भील जो है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ 149वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन माना जाता है? जीवाश्म ईंधन यानी कि जो आपका क्या कहलाता है? फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी या ऑप्शन नंबर 4 कोयला? तो देखिए पूछा गया है कि फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं, तो वो आपके कहते हैं हम जलाऊ लकड़ी। जलाऊ लकड़ी यहाँ पर एक नहीं हो सकता है, इसके में हम पेड़ पौधों को भी शामिल करेंगे। यानी कि जो लकड़ी है, पेड़ पौधे गिर जाते हैं तो ये हजारों लाखों वर्ष पहले जब नीचे जमीन में दबे रहते हैं, और ये कुछ समय बाद क्या होता है, करोड़ों वर्ष बाद एक जो है फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म, चाहे वो पेट्रोलियम हो सकता है, कोयला हो सकता है, इनका रूप लेकर बाहर निकलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? यानी कि जो समुद्र का तटीय क्षेत्र होता है, अत्यधिक विनाश क्या करेगा? सुनामी, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा या भूकंप? तो देखिए इसका जो उत्तर है वो है आपका सुनामी। सुनामी क्या होता है? बेसिकली जो भूकंप है वो आपका जमीन पर आता है, लेकिन जब भूकंप आपका समुद्र में आता है तो वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका जो है सुनामी। सुनामी, ठीक है ना, सुनामी हम उसे कहते हैं। और ये क्या है, सारा एक साथ पानी जो है आपका स्थल की तरफ, किनारों की तरफ बढ़ता है, तो इससे काफी जनधन की हानि होती है, और कई बार तो क्या होता है, ये किनारे ही पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के प्रश्न, 20 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है ना। सेट हम जो है एम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी अच्छी सीरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।